अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 का मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने का तरीका। उर्दू में हम इसे कहेंगे महासिल सिमतिया, यानी दो अलग अलग वेक्टर्स हैं और उन दो अलग अलग वेक्टर्स का हमको महासिल यानी उन दोनों से हासिल होने वाला उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो हमको मालूम करना है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो आप देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तरीका कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तरीका। यानी दो वेक्टर्स को आप इस तरीके से उनका रिजल्टेंट इस तरीके से आप मालूम करोगे कि आप उसमें मुसल्लस तैयार करोगे। तो मुसल्लस जो है, मुसल्लस का जो कानून है वो एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर दिखाने का एक आसान तरीका था। मैं एकदम 5 मिनट के अंदर आपको उसको पहले शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि वो रियल में क्या था। ओके, आप देखिए, सपोज़ करो कि आपने एक वेक्टर लिए यहाँ पे इस तरह से। इस वेक्टर का मैं कुछ नाम रख देता हूँ, मान लो ए बार। ओके, अब हमको दूसरा वेक्टर लेना है बी बार, और वो जो दूसरा वेक्टर है उसको हम पहले वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका एंड पॉइंट है। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे टेल कहते हैं और जो एंड पॉइंट है उसे हेड कहते हैं। तो ए बार वेक्टर का हेड और उस हेड पर हम बी बार वेक्टर का टेल ले लेंगे, यानी दूसरा एक वेक्टर लेंगे, लेकिन दूसरे वेक्टर को हम शुरू वहाँ करेंगे जहाँ पहला वेक्टर ख़त्म हुआ। ओके, अब आप जैसा देख रहे हो कि पहला जो वेक्टर है वो एंड इस जगह पर हुआ है, यानी उसका जो हेड है वो यहाँ एरो की जगह पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे इस जगह पर, यानी आप देखिए जो दूसरा जो वेक्टर है तो वो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा ऐसे। अब ये जो दूसरा वेक्टर है मान लो कि ये बी बार वेक्टर है। ओके, आप देख रहे हैं कि पहला वेक्टर जहाँ एंड हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। अब आप एक काम करेंगे, पहले वेक्टर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से दूसरे वेक्टर के एंड तक आप एक नया वेक्टर बना दो, यानी एक नया वेक्टर आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। ये वाला जो नया वेक्टर आपने तैयार करे ये होगा ए बार प्लस बी बार। ओके, ये जो ए बार प्लस बी बार है ये एक वेक्टर होगा जिसको हम आर बार कहते हैं और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, ए बार और बी बार का रिजल्टेंट वेक्टर महासिल सिमतिया, यही वाला आर बार जो वेक्टर है यही उसका महासिल सिमतिया है। यानी इस तरीके से हम वेक्टर लॉ ऑफ मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको यूज़ करके हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। ये एक तरीका है जो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम इसका दूसरा तरीका जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा जो तरीका है उसके अंदर हम लोग एक मुतवाज़िउल अज़ला तैयार करेंगे। मुतवाज़िउल अज़ला मतलब पैरेललोग्राम। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में हम ओरिजिनल डायग्राम की तरफ जाएंगे। आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ एक वेक्टर हमने लिया, इस वेक्टर का मैं नाम रख देता हूँ पी बार। अब हम दूसरा वेक्टर लेंगे और उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए मैंने दूसरा वेक्टर कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, उसी पॉइंट से जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था। तो मान लो कि ये दूसरा वेक्टर क्यू बार है। अब यहाँ पर इन दो लोगों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनाओगे। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि पहले आप इस पी बार से मुतवाज़ी एक वेक्टर यहाँ तैयार कर लो इस तरीके से। ओके, और दूसरा वेक्टर जो है वो क्यू बार से मुतवाज़ी यहाँ से तैयार कर लो ऐसे। अब जैसे आपने पी बार से, यानी ये पी बार से मुतवाज़ी ये वाला वेक्टर तैयार किया और क्यू बार से मुतवाज़ी ये वाला वेक्टर तैयार किया, तो ऐसा करने पर आपको एक मुतवाज़िउल अज़ला नज़र आ रहा है। जो चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है वो एक मुतवाज़िउल अज़ला है, पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, वहाँ से हम एक डायगोनल तैयार करेंगे। डायगोनल यानी वित्र, हमको इस मुतवाज़िउल अज़ला का एक वित्र तैयार करना है जो पी बार और क्यू बार इन दोनों वेक्टर्स के दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस जगह से और उसको एंड करेंगे इस जगह पर जहाँ पर डायगोनल ख़त्म होता है।
ओके, अब आप गौर से देखो मुतवाज़िउल अज़ला हम लोगों ने किस तरह से तैयार किए। मैं एक बार एकदम शॉर्ट में आपको दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ। आप देखो हमने इसमें सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिया पी बार, फिर हमने दूसरा वेक्टर लिए क्यू बार, फिर पी बार से मुतवाज़ी हमने यहाँ पर एक लाइन तैयार करे, फिर क्यू बार से मुतवाज़ी हमने यहाँ पर एक लाइन तैयार किए। ओके, इस तरह से। और फिर उसके बाद क्या किए, पी बार और क्यू बार का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हमने एक डायगोनल तैयार करे, एक वित्र तैयार करे, वो वित्र यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँच गया। इस तरह से आप याद रखिए ये जो वित्र है ये होगा आर बार वेक्टर और ये पी बार प्लस क्यू बार को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, पी बार और क्यू बार इन दोनों वेक्टर्स का जो माहासिल है वो यहाँ पर ये आर बार वेक्टर होगा। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, और इसको यूज़ करके मतलब ये जो डायग्राम, ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, इसको यूज़ करके हम बाकायदा रिजल्टेंट वेक्टर्स का पूरा फॉर्मूला, उसका पूरा एक डेरिवेशन जो है वो करने वाले हैं। इसलिए अब आप आगे का जो पूरा मामला है उसको बहुत गौर से और हर चीज़ को बहुत पूरा ध्यान से आप उसको देखिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक इतना पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं उस फिगर के तरफ जिसको यूज़ करके हमको इस आर्टिकल को आगे बढ़ाना है। अब आप देखिए इस फिगर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक वेक्टर जो हमने लिया हुआ है वो है पी बार, जो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर बी पॉइंट की तरफ गया है, ये वाला। ओके, तो ये हमारा पहला वेक्टर है पी बार। ओके, इसकी सीमत ऐसी है। और फिर हमने क्या किया, एक दूसरा वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर क्यू बार लिया, इसकी सीमत ऐसी है। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ पर इन दोनों वेक्टर से मुतवाज़ी लाइनें बना लेंगे। तो ये पी बार से मुतवाज़ी मैंने यहाँ पे ये लाइन तैयार किया और क्यू बार से मुतवाज़ी मैंने ये लाइन तैयार किया। अब इन सबको जब आपस में जोड़ देंगे तो हमको एक मुतवाज़िउल अज़ला नज़र आएगा, जैसा आप फिगर में देख रहे हो। ओके, फिगर के अंदर आप लोगों को जो मुतवाज़िउल अज़ला दिख रहा है, आप गौर से देखो, मैं यहाँ उसका नाम लिख के बताता हूँ, ए डी सी बी ए। ओके, देखो आप, ए डी सी बी ए। तो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये चौकोर जो चीज़ दिख रही है, ये हमारा मुतवाज़िउल अज़ला यहाँ पे तैयार हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस मुतवाज़िउल अज़ला के अंदर हमको एक डायगोनल तैयार करना है। तो यहाँ जो डायगोनल हम बनाएंगे, आप देखो ए पी बार और क्यू बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम एक वेक्टर तैयार करेंगे, ये वाला। ये हम डायगोनल लेंगे, ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा आर को, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को। ओके, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमको फॉर्मूला मालूम करना है। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर जो हम करना है हमको, जो डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो उसको आप पूरा ध्यान से आप सुनिए। आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, ये दोनों जो वेक्टर्स हम देख रहे हैं पी बार और क्यू बार, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान यहाँ एक एंगल हमको दिख रहा है। ये जो एंगल है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है। इसी एंगल को यहाँ पर इस जगह पर भी दिखाया गया है। ओके, तो ये एंगल थीटा हम लोगों ने यहाँ पे लिया। अब जो हमारा पी बार वेक्टर है, हमने उसकी सिमत को, मतलब उसकी पॉइंट ए से उसकी ये जो सिमत है, ये सिमत को हमने आगे बढ़ाते चले गए पॉइंट जी तक। ओके, पॉइंट जी तक उसको कैरी किए। इसके बाद पॉइंट सी जो है, यानी ये वाला जो पॉइंट सी है, यहाँ से हमने एक उमूद डाले इसके ऊपर, एक 90 डिग्री का एंगल वाला हमने इस लाइन के ऊपर एक उमूद बना दिए। ऐसा करने पर यहाँ पर एक मुसल्लस तैयार हुआ, ये वाला। और जैसा आप देख रहे हो कि ये एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, यानी इसका ये वाला एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो इस मुसल्लस के अंदर हम इसमें कुछ चीज़ें जो है, हम साइड्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। देखिए उसके अंदर जो साइड्स हम मालूम करने वाले हैं तो वो किस तरीके से हम तो साइड्स मालूम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। इस मुसल्लस में
ये वाला एंगल हमको मालूम है थीटा, तो हम इसमें एक मर्तबा कॉस थीटा की कीमत निकाल सकते हैं और एक मर्तबा साइन थीटा की कीमत निकाल सकते हैं। ओके, क्या करना है, एक बार इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालो और एक बार कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। देखो किस तरह से निकालेंगे। इसको यहाँ हम कर लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले ये वाला एंगल थीटा है। ओके, तो ये वाली जो साइड है ये इस एंगल के साथ मुतस्सिल है, मतलब ये उसको मुतस्सिला ज़िला बोलेंगे। ओके, ये हमारी एडजेसेंट साइड है। और जाहिर सी बात है ये वाली जो साइड है ये मुकाबिल हो गया, और 90 के अपोजिट ये जो साइड है तो ये रहेगा वित्र, यानी ये हमारा डायगोनल हाइपोटेनियस रहेगा। ओके, तो ऐसा अगर है तो हम इस मुसल्लस में सबसे पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। आप देखो कॉस थीटा की कीमत आएगी मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। मुतस्सिला ज़िला, अब एंगल थीटा के साथ मुतस्सिला ज़िला ये वाला है, इसका मतलब इसको लेना पड़ेगा बी जी अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है बी सी। ओके, इसको आप नोट करके रख लो अलग से। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी जी अपॉन बी सी। इसमें से अगर आपने बी सी को उधर शिफ्ट कर दिया तो आपको बी जी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बी जी की वैल्यू हमको यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगी बी जी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ओके, अब आप गौर से देखो बी सी जो है एक्चुअली वो हमारा क्यू वेक्टर है। ओके, बी सी जो है वो कौन है, वो क्यू वेक्टर है। इसका मतलब इसकी जगह पर आप क्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, और वो ये है कि बी जी इज इक्वल टू क्यू इंटू कॉस थीटा। ओके, एक बार फिर से आप पूरी ये जो अभी मैंने आपको बताया हूँ इसको आप अच्छे से नोट करो। आप देखो मुसल्लस का नाम है बी जी सी। ओके, बी जी सी ये मुसल्लस, इस मुसल्लस के अंदर एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है। उस एंगल पर से मैंने कोसाइन निकाला। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र, यानी बी जी अपॉन बी सी। बी सी को शिफ्ट कर दिए तो हमको मिला बी जी इज इक्वल टू बी सी ज़रब कॉस थीटा। लेकिन बी सी कौन है, बी सी क्यू है, इसलिए बी सी की जगह पर क्यू ले लिए। जैसे बी सी की जगह पर क्यू लिए तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया, बी जी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ओके, यानी बी जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इस लाइन पे गौर से देखिए। लाइन का नाम है ए से लेकर जी तक, लाइन ए जी। अगर मुझे लाइन ए जी की वैल्यू लिखना हो तो आप देखो मुझे लेना पड़ेगा पहले पी, और फिर मुझे लेना पड़ेगा इतना पार्ट, और इतना पार्ट कितना क्या होता है, क्या है वो है क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब ए से लेकर जी तक जो लाइन है उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक बार फिर से आप देखो क्या हो जाएगी, ए से लेकर जी तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहेगी, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा हम लोगों ने पहले ही मालूम करके रखे थे। ओके, अब चलिए इतनी डिटेल्स आप अपने दिमाग में रखिए। साथ ही साथ चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि इस एंगल थीटा के लिए अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मुकाबिल का ज़िला, मतलब सी जी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी सी। ओके, अब बी सी को आप उधर शिफ्ट कर दो तो आप देखेंगे कि सी जी इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी इंटू साइन थीटा। ओके, और तो क्या क्या चीज़ मिला था हमको, दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे। हमको मिला था सी जी इज इक्वल टू बी सी इंटू साइन थीटा। ओके, अब बी सी की वैल्यू है क्यू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी जी इज इक्वल टू आ गया क्यू साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्यू वेक्टर जो है उसको एक तरह से हमने रिजॉल्व कर दिए हैं, एक बार उमूदी अंदाज में एक बार उफ़की अंदाज में। ओके, तो वो चीज़ को हम चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। ये वाली जो साइड है मतलब सी से लेकर जी तक जो है इसका नाम रहेगा क्यू साइन थीटा, और ये वाली जो साइड है बी जी इसका नाम रहेगा क्यू
कॉस थीटा। ओके, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। यानी मुसल्लस BGC, जो मुसल्लस BGC है, उस मुसल्लस को यूज़ करके हमने दोनों साइड मालूम कर लिए। एक साइड है यानी BG जो साइड है तो वो है Q cos थीटा, और CG जो साइड है उसकी वैल्यू हो गई Q sin थीटा। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि R बार वेक्टर होगा P बार प्लस Q बार, क्योंकि दोनों का वो मजमुआ है। अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मुसल्लस ACG या AGC जो है, AGC आप देखो, मुसल्लस AGC, मुसल्लस AGC मतलब A, ये G और ये वाला पॉइंट C है। ओके, तो इस मुसल्लस के अंदर, इस मुसल्लस AGC के अंदर आप फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करो, पाइथागोरस प्रिंसिपल। अब आप देखो, जैसे आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रिंसिपल यूज़ करोगे वो आ जाएगा, ये वाला साइड R है तो ये होगा R का स्क्वायर, इसके अंदर इज इक्वल टू, अब एक साइड हो जाएगी ये वाली, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ से यहाँ तक P है और यहाँ से इधर का जो पार्ट बचा हुआ है वो है Q cos थीटा। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये अकेला P का स्क्वायर नहीं आएगा, P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड आएगी, मैंने CG आएगा तो उसको हमको लेना पड़ेगा Q sin थीटा का स्क्वायर। ओके, देखिए अगर आपको क्लियरली अगर वो समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर। ये है फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस प्रिंसिपल। तो जब आप ये प्रिंसिपल को यहाँ यूज़ करोगे तो आप देखो कि फॉर्मूला क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। देखो आप एक बार यहाँ पर A से लेकर C जो है ये डायगोनल है, यानी ये वित्र है, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा AG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। ओके, अब A से लेकर G तक कितना है, देखो आप यहाँ पे गौर से, A से लेकर G तक, तो A से लेकर G तक, A से लेकर B तक है, फिर बाद में B से लेकर G तक, तो इसका मतलब पहले आप इतना पार्ट लोगे फिर बाद में इतना पार्ट, तो AG की वैल्यू आ जाएगी AB प्लस BG। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखो AG की जो वैल्यू है, AG की वैल्यू आ गई AB प्लस BG, लेकिन चलो इसका स्क्वायर कर डालो, ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो जब आप इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ना, यहाँ पर मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सबको याद ही होगा वैसे, वो A प्लस B का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये A है और ये B है मान लो, तो ये हो जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर, इसलिए इसका फॉर्मूला आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिए तो ये हमको कुछ इस तरह से मिल गया। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, लेकिन अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर है पाइथागोरस प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि जो छोटा मुसल्लस है, आप देखो ये छोटे मुसल्लस में, इस छोटे मुसल्लस के अंदर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि BG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ रख दी है। जब हम इसको यहाँ लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 टाइम्स AB इंटू GB। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप उस मुसल्लस के अंदर, यानी यहाँ पर जो मुसल्लस आपको दिया हुआ है उस मुसल्लस में आप गौर करो, जो मैंने आपको शुरू में करके बताया था, उसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप उसकी कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा BG अपॉन BC। BC को शिफ्ट कर दिए तो BG की वैल्यू आ गई BC इंटू कॉस थीटा। ओके, और फिर इसके अंदर आप ये वैल्यू जो है BG की, इसको उठाकर वहाँ रख सकते हो। जैसे आप इसको यहाँ ला के रखोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आप देखो इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ला के रख सकते हैं उस फिगर को देखकर, जैसे AC जो है वो R है रिजल्टेंट, AB जो है वो P है और BC जो है वो Q है। ये सब उठाकर आप इक्वेशन 4 में रख दो।
जैसे आप इसको इक्वेशन 4 में रखेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा। अब आप आर का स्क्वायर हटा लो, जैसे आप यहाँ का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर हटाओगे आपका फॉर्मूला मिलेगा इस तरह से, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आप याद रखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको दो अलग अलग वेक्टर्स दिए जाएं p और q और उनके दरमियान का एंगल थीटा दिया जाए तो और पूछा जाए कि बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो उनका रिजल्टेंट होगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा जो है वो उन दोनों के दरमियान का एंगल है। ओके, तो अगर पी बार और क्यू बार दो वेक्टर्स हों और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उसका आंसर जो आएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ पे गौर करेंगे और वो है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल थीटा है उस एंगल थीटा को भी हम दो अलग अलग छोटे एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो एक बार फिगर में आते हैं वापस, आप देखो इस फिगर के अंदर यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है इसमें, लेकिन ये छोटा एंगल अल्फ़ा है और ये वाला छोटा एंगल बीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा। आमतौर पर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल होता है तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है ना, उसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल ये है, इसलिए ये वाला जो एंगल है अल्फ़ा, हम एंगल अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे और उसको यूज़ करके हम आगे का आर्टिकल करने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, इस मुसल्लस के अंदर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो अगर मैं यहाँ पर tan अल्फ़ा निकालना चाहूँ तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। मुकाबिल का ज़िला ये होगा और मुतसिला ज़िला ये होगा। ओके, इसका मतलब क्या होना चाहिए, CG अपॉन AG। ओके, देखो एक बार और, tan थीटा tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फ़ा हमेशा क्या होता है मुकाबिल का ज़िला यानी CG अपॉन मुतसिला ज़िला यानी AG। बस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप आगे का जो डेरिवेशन हो वो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम वही चीज़ करने वाले हैं, हमने tan थीटा की वैल्यू निकाले, tan थीटा की वैल्यू आ गई CG अपॉन AG। CG अपॉन AG की वैल्यू क्या है, AB प्लस BG। ओके, AB और BG का मजमुआ AG है। चलो उसमें ये AB और BG की वैल्यू रख दो लाकर, तो जैसे आप ये वैल्यूज़ ला के रखोगे ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू CG की वैल्यू हमने शुरू में देखे थे इस लेक्चर के Q साइन थीटा अपॉन AB जो है वो P है और BG जो है वो Q कॉस थीटा, इसलिए उनकी जगह पर आप ये रख देंगे। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P इंटू P प्लस कॉस Q इंटू कॉस थीटा। बाद में आप tan को उधर शिफ्ट कर लो, जैसे आप tan को उधर शिफ्ट करेंगे आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलेगा ये वाला, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना आज का ये जो आर्टिकल है यहाँ तक वो पूरा समझ में आया होगा और आपने उसको चलिए अब इस फॉर्मूले को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो पूछे जाते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, दो सिमतियों मतलब वेक्टर्स P बार और Q बार की कदरें, उनकी मैग्नीट्यूड्स बिलतरतीब 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स हैं। अगर उनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया 30 डिग्री पैमाइश का हो तो इन सिमतियों का महासिल सिमतिया R बार की कद्र और सिमत दोनों मालूम कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है P बार और उसकी कद्र दी हुई है 3 और दूसरा वेक्टर है Q बार और उसकी जो कद्र है वो 4 यूनिट दी हुई है। दोनों के दरमियान का जो एंगल थीटा है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और आपसे पूछा गया है कि R जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, R यानी रिजल्टेंट वेक्टर महासिल सिमतिया आपको मालूम करना है, साथ ही साथ आपको उसकी सिमत भी मालूम करना है। यहाँ पर आप याद रखो
रिजल्टेंट वेक्टर की सिमत हमेशा उफ़की जो लाइन होती है उसके रिस्पेक्ट में मालूम करेंगे। अब उफ़की लाइन के साथ में आर बार की जो सिमत होती है तो वो होती है अल्फ़ा एंगल, तो इसलिए हमको एंगल अल्फ़ा जो है वो मालूम करना है। ओके, यानी आर मालूम करना है और अल्फ़ा मालूम करना है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आप देखो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको सबसे पहले पी की वैल्यू दी गई है 3 यूनिट्स, फिर आपको क्यू की वैल्यू दी गई है 4 यूनिट्स, दोनों के दरमियान का एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है महासिल सिमतिया उसकी कद्र क्या होगी, तो आर मालूम करना है और उसकी सिमत मालूम करना है। सिमत का मतलब होता है एंगल अल्फ़ा, और याद रखो एंगल अल्फ़ा ये वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसने बनाया है, उफ़की सिमत के साथ में जो बनाया है। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पी बार और क्यू बार जो है उनकी वैल्यूज़ ले लेंगे और फिर फार्मूला लेंगे। अब जैसा आप देख रहे हो फार्मूला हमारे पास जो है वो है आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू इंटू कॉस थीटा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, अब इस फार्मूले के अंदर आप पी क्यू और थीटा की वैल्यूज़ ला के रख दो। जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ ला के रखेंगे तो देखो पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू है 30। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें ला के रख दिए। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 × 4 × cos 30 डिग्री। ओके, आर बार इज इक्वल टू अब 3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 × 3 × 4, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2 × 3 यानी 6 और 6 × 4 यानी 24। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिल गया 9, 4 का स्क्वायर मिल गया 16 और 2 ज़रब 3 ज़रब 4 की वैल्यू मिल गई 24। अब इसको ज़रब करना है cos 30 डिग्री से। सवाल ये पैदा होता है कि cos 30 आप कहाँ से लाओगे। आप याद रखो cos 30 लाने के लिए आपको लॉग टेबल के अंदर नेचुरल कोसाइन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कोसाइन जो होता है नेचुरल कोसाइन का जो टेबल है लॉग टेबल के अंदर, वहाँ से आप उसको मालूम करोगे। अगर आपको साइन कॉस टेन लॉग एंटी लॉग ये अगर आपको नहीं आता है मालूम करना, तो उसके लिए आप स्टार्ट में मतलब मैंने शुरुआत के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से हम साइन कॉस टेन लॉग एंटी लॉग वगैरह मालूम करते हैं। उसके जो वीडियो लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं वो आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर cos 30 की वैल्यू लॉग टेबल से मालूम करेंगे और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू है 0.8660। तो वो वैल्यू हमने यहाँ ला के रख दिए। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखो ये r इज इक्वल टू आ जाएगा 9 + 16 + 24 × 0.8660। ओके, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 + 16 + 24 को जब आप 0.8660 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 20.784। ओके, आपने उसको मल्टीप्लाई करके देखना, उसका आंसर इतना आएगा 20.784। अब आप जज़र के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन सब का मजमूआ ले लो। देखो 9 और 16 हो जाएंगे 25, 25 को अगर आप 20 में ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब आर की वैल्यू जो है वो वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 45.784 अंडर रूट के अंदर। अब सवाल फिर से वही है कि अंडर रूट 45.784 कहाँ से देखोगे, तो इसके लिए फिर एक बार आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। लॉग टेबल के अंदर आप 10 से लेकर 100 तक वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर रूट का टेबल निकालोगे। ओके, स्क्वायर रूट का आप टेबल निकालो और फिर उस पर से आप 45.784 इस नंबर का स्क्वायर रूट देख सकते हैं। ओके, जैसे ही आप ये वैल्यू निकालोगे आपको इसका आंसर मिलेगा 6.766 यूनिट्स। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हो जाएगा 6.766। ये उसका आंसर आ गया, यानी आपने महासिल सिमतिया आर बार की कद्र मालूम कर लिए। अब आपको उसकी सिमत मालूम करना है। सिमत मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि सिमत जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मालूम करेंगे, यानी एंगल अल्फ़ा आपको मालूम करना है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे हम। एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला जो हमने देखा था अभी डेरिवेशन में वो था tan इनवर्स
इन ब्रैकेट क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बस अब आप इसके अंदर पी क्यू और थीटा की वैल्यूज रख दो लाकर। जैसे आप इनकी वैल्यू रखोगे ये होगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 साइन 30 अपॉन पी की वैल्यू है 3 प्लस क्यू की वैल्यू 4 है तो 4 कॉस 30। ओके, चलो इसमें वैल्यूज पुट करो। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5000 0.5000 अपॉन में आएगा 3 प्लस 4 कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.8660। चलो ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करें अगर, यानी 4 इंटू 0.5000 को जो मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 2.000। ओके, तो टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पर आप देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि वो 3 प्लस 4 को मिला लेते हैं और 7 कर देते। ऐसा नहीं कर सकते। आप याद रखो ये 4 के साथ में इनटू है तो इसलिए पहले आपको इन दोनों को हल करना पड़ेगा, पहले ज़रब करना पड़ेगा, फिर बाद में आप जमा कर सकते हैं। ओके, पहले जमा करके फिर आप ज़रब करोगे वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो पहले ज़रब कर लो। 4 को 0.866 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको नंबर मिलेगा ये वाला 3.464। अब आप 3 के साथ, यानी ये वाला जो पहले वाला जो 3 है इसके साथ अब आप उसको जमा कर सकते हैं। तो जैसे आप ये ज़रब करेंगे और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे और जमा करोगे तो जमा करने पर आंसर मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अपॉन 6.464। अब यहाँ सवाल आएगा कि 2 अपॉन 646 है तो इसको कैसे हल करोगे, यानी ये नंबर को कैसे हल करोगे। तो आप इसको दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तरीका है लॉग एंटी लॉग वाला तरीका और एक तरीका है रेसिप्रोकल वाला तरीका। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीधे सादे नंबर हैं इसलिए आप रेसिप्रोकल का मेथड यूज़ करो। रेसिप्रोकल के मेथड के लिए फिर से आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। लॉग टेबल के अंदर आप रेसिप्रोकल को देख सकते हैं। ओके, रेसिप्रोकल के मेथड से आप 6.464 इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा ये वाला 0.3094। ओके, अब ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.3094। अब आपको इस पर्टिकुलर ये जो आंसर आ गया टेन इनवर्स 0.3094, इसमें ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं 0.3094, इसको आपको नेचुरल टेन के टेबल में देखना है। नेचुरल टेंजेंट का टेबल में, यानी लॉग टेबल के अंदर जो नेचुरल टेंजेंट का टेबल है उसमें आप इन्वर्स फंक्शन, यानी उसमें आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे वहाँ से नेचुरल टेंजेंट से तो आपको जो वैल्यू जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा ये वाला। इस तरीके से आपको आंसर जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 17 डिग्री 12 मिनट्स, यानी 17 डिग्री 12 मिनट। ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, ये इस तरीके से हम कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए जाएं और उनके बीच का एंगल दिया जाए तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप यूज़ करके फाइनल आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ओके, आप एक बार ख़ुद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ख़ुद से सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आंसर जो है वो आपके आते हैं या नहीं आते। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो फिर आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप ऐसा मान के चलो कि मान लो पी बार वेक्टर जो है उसकी कद्र 6 यूनिट है और क्यू बार वेक्टर जो है तो उसकी कद्र 8 यूनिट है और उनके दरमियान का जो एंगल थीटा है मान लो कि वो 45 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आर की वैल्यू मालूम करना है और अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना है। आप इस होमवर्क वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप उसको शेयर कर सकते हो। ओके, अगर आपको लॉग एंटी लॉग साइन कॉस टेन इन सब में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा जो लेक्चर है साइन कॉस टेन वगैरह वाला उस लेक्चर को आप देखो, उसको एक बार अच्छे से एक बार दो बार आप उसको देखकर उसमें जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं, उसको आप एक बार उनकी प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक था दो अलग अलग वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना,
वो हमने देखा, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने डिराइव किया, उसका डेरिवेशन देखे, और फिर ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है। ओके, आप लोग भी ये सब करते रहिए, स्टडी जारी रखो, जो भी होमवर्क मैंने दिया है उसको आप करो, और अपनी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।